नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। और देखिए, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट पर 5 लेक्चर्स का सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। और यह रिपोर्ट इतना ज़्यादा अहम है क्योंकि ये हमारे जो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक या सांस्कृतिक जो जीवन है उसको उसके बारे में है। उसको प्रभावित जो चीज़ें हमको करती हैं उसके बारे में है। और इसको समझना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये समझने से ये आपको फ़ायदा होने वाला है कि आने वाले समय में आप ये समझ पाएंगे कि हमारा विश्व या वैश्विक समाज, हमारी आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था किस तरफ जा रही है, कैसे व्यवस्था में हम जी रहे हैं, कैसी व्यवस्था हम बना रहे हैं। यह समझना बहुत ज़रूरी है। और इसी ज़रूरत को समझते हुए हमने डिसाइड किया कि एक रिपोर्ट है जिसका नाम ऑक्सफैम इंटरनेशनल रिपोर्ट 2024 है। आपने नाम सुना होगा, बहुत चर्चा में था ये रिपोर्ट। न्यूज़पेपर्स में भी पब्लिश हुआ था कि ऑक्सफैम ने रिपोर्ट जारी किया है, ऑक्सफैम इंटरनेशनल रिपोर्ट 2024। और ये प्रेजेंट किया गया था अभी रिसेंटली जनवरी के महीने में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका मुख्यालय, जिसका एनुअल कॉन्फ्रेंस, एनुअल मीटिंग दावोस में हुआ, उसमें यह प्रेजेंट किया गया था। इस पे चर्चा हुई और चर्चा के बाद इसकी काफ़ी चर्चा हो रही है एकेडमिक सर्किल्स में, रिसर्चर्स के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा, इकोनॉमिस्ट के द्वारा, पॉलिटिकल साइंटिस्ट के द्वारा। ऐसा क्या है इस रिपोर्ट में, इतना यह महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों जानना चाहिए हमें। अगर आप प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, छात्र हैं, शोधकर्ता हैं, रिसर्चर हैं, मीडिया में हैं या एक्टिविस्ट हैं, ये सबको जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए? जब हम इस रिपोर्ट की चर्चा करेंगे डिटेल में तो आपको समझ में आने लगेगा कि ये रिपोर्ट इतना अहम क्यों है, इतना चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे आने वाले वीडियोस में। ये पहला वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा जिसमें ओवरऑल हम रिपोर्ट की चर्चा करेंगे, ऑक्सफैम की चर्चा करेंगे, क्या चैप्टर्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उनका हेडिंग क्या है। और तब एक के बाद एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता चले कि ये रिपोर्ट जो मैं कह रहा हूं कि क्यों अहम है समझने के लिए। तब आप जान पाएंगे कि ये कितना जरूरी है इस रिपोर्ट को समझना। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं इस रिपोर्ट के इस इंट्रोडक्शन वीडियो में सबसे पहले आपको ये बताऊं कि इस रिपोर्ट को, जिसको जनरली ऑक्सफैम इंटरनेशनल रिपोर्ट 2024 है, इसका एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है इस रिपोर्ट के द्वारा। ठीक है। और इस पूरे रिपोर्ट का अगर हम कहें, चैप्टर की बात हम नहीं कर रहे हैं अभी, इंट्रोडक्शन में हम रिपोर्ट का फॉर्मल नाम क्या दिया गया है ये आप समझिए। तो इसका फॉर्मल नाम दिया गया है इन इक्वालिटी इंक कॉलन हाउ कॉर्पोरेट पावर डिवाइड्स आवर वर्ल्ड एंड द नीड फॉर अ न्यू एरा ऑफ पब्लिक एक्शन। फिर रिपीट में करता हूं, इस रिपोर्ट का फॉर्मल नाम क्या है। ऐसे जनरली हम कहते हैं ऑक्सफैम इंटरनेशनल रिपोर्ट, लेकिन इसका फॉर्मल हेडिंग ये है इन इक्वालिटी इंक कॉलन हाउ कॉर्पोरेट पावर डिवाइड्स आवर वर्ल्ड एंड द नीड फॉर अ न्यू एरा ऑफ पब्लिक एक्शन। आप समझिए, इन इक्वालिटी इंक का क्या मतलब हुआ। इन इक्वालिटी इंक का मतलब ये हुआ कि इन इक्वालिटी क्रिएट करने वाले कॉरपोरेशंस, इंडस्ट्रियल सेक्टर। कॉलन के बाद ये कहता है कि हाउ कॉर्पोरेट पावर डिवाइड्स आवर वर्ल्ड,
मतलब कॉरपोरेट पावर कैसे हमारे वर्ल्ड को बांटता है, एंड द नीड फॉर अ न्यू एरा ऑफ पब्लिक एक्शन। और इसमें सॉल्यूशन की भी बात करता है इसके सेकंड पार्ट में कि एंड नीड फॉर, मतलब ये जो डिवीजन किया जा रहा है या जो इक्वलिटी फैलाया जा रहा है, इसको कैसे कम किया जा सकता है पब्लिक एक्शन के द्वारा। ये रिपोर्ट का हेडिंग है। ठीक है, तो इसमें इसी इसी टॉपिक, इसी हेडिंग के चारों तरफ ये रिपोर्ट घूमता है, राइट। अब समझिए थोड़ा सा ऑक्सफैम इंटरनेशनल क्या है। ऑक्सफैम क्या है? ये बहुत फेमस संस्था है जिसकी रिपोर्ट की बहुत चर्चा होती है। रिसर्चर, इकोनॉमिस्ट या जो भी लोग हैं उसका रेफरेंस देते हैं कि ऑक्सफैम रिपोर्ट में ऐसा कहा गया, ऑक्सफैम रिपोर्ट में ऐसा कहा गया। सॉरी, तो ऐसा क्या है ऑक्सफैम रिपोर्ट में? कौन है ऑक्सफैम? क्या कोई संस्था है? कोई रिसर्च ग्रुप है? क्या करता है ये? तो आप समझिए कि ऑक्सफैम इंटरनेशनल एक ग्लोबल कन्फेडरेशन है, एक संघ है, वैश्विक स्तर का संघ है, जिसमें 21 नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, गैर सरकारी संस्थाएं मिलकर इसका निर्माण की थी 1942 में। उस समय इसका नाम ऑक्सफोर्ड कमिटी ऑन फेमिन रिलीफ था। मतलब ऑक्सफोर्ड कहाँ है? ब्रिटेन में है। तो ऑक्सफोर्ड कमिटी, एक कमिटी बनाई गई थी जो कि अकाल ग्रस्त लोगों की सहायता के लिए बनी थी, जो फेमिन से प्रभावित होते हैं, अकाल से प्रभावित होते हैं, उनके हेल्प के लिए बनी थी। और कोशिश इसका ये था कि जो ग्लोबल स्तर पर पॉवर्टी है, निर्धनता है, इनइक्वालिटी है, इनजस्टिस है, उसको कैसे दूर किया जा सके। इसी इसी प्रयास में इस संस्था का निर्माण उस समय इस ऑक्सफोर्ड कमिटी ऑन फेमिन रिलीफ के नाम से हुई थी 1942 में। इसका हेडक्वार्टर अगर हम बात करें तो नैरोबी, केन्या में है। ठीक है, और अब थोड़ा सा रोल इसका चेंज हुआ है क्योंकि फेमिन की घटनाएं उतनी अब नहीं होती हैं पूरे वैश्विक स्तर पर। तो आज इसका जो रोल होता है वो रोल होता है एग्जामिन करना। क्या एग्जामिन करना? कंट्राडिक्शन ऑफ कंटेम्पोररी डेवलपमेंट पैराडाइम एंड इट्स इमर्जिंग फीचर एंड कंसिक्वेंसेस। ये इसके वेबसाइट पर भी लिखा हुआ है कि जो आज कंटेम्प्रोरी डेवलपमेंट हो रहा है, समकालीन जो विकास हो रहा है, उस विकास में क्या खामियां हैं, क्या अंतर विरोध हैं, क्या उसके फीचर्स हैं, और उसको कैसे, अगर कंट्राडिक्शन है, अंतर विरोध है या खामियां हैं, तो उसको कैसे रोक करके हम जस्टिस को प्रमोट करें, इक्वलिटी को प्रमोट करें, न्याय को आगे बढ़ाएं, समानता लोगों के बीच स्थापित करें। यही इस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है। और इसके लिए वो पूरे ग्लोबल स्तर पर, वैश्विक स्तर पर स्टडी करके एक रिपोर्ट पब्लिश करती है हर साल एनुअली, जिसको हम ऑक्सफैम इंटरनेशनल रिपोर्ट कहते हैं। और इसका अलग अलग हर साल हेडिंग होता है, टाइटल होता है, या रिपोर्ट का नाम होता है, जिसको हमने बताया था इन इक्वालिटी इंक, हाउ कॉर्पोरेट पावर डिवाइड्स आवर वर्ल्ड एंड द नीड फॉर अ न्यू एरा ऑफ पब्लिक एक्शन। अब आते हैं इस रिपोर्ट के अरेंजमेंट के बारे में कि इस रिपोर्ट को अरेंज कैसे किया गया, स्कीम क्या है इस रिपोर्ट का। तब ये आसान होगा, जब आगे के वीडियो में हम बताएंगे एक एक चैप्टर को, तो आपको आसान होगा समझने में कि एक एक चैप्टर को कितना अच्छे तरीके से समझने के लिए, बताने के लिए उसका स्कीम बनाया गया है। तो जो अरेंजमेंट इस रिपोर्ट का आप पढ़ेंगे तो मूलतः इसको आप 5 भाग में देख सकते हैं। आपको बताते चले आपके इंफॉर्मेशन के लिए, अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, रिसर्चर हैं, सो दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर you to understand the whole economic system, global system, political system, corporate system,
that how they are working, right? So this report can be divided into 5 parts, but before that you must know that the forward of this report has been written by बर्नी सैंडर्स। वो एक बार प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी रह चुके हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वो यूएस सीनेटर हैं। उन्होंने फॉरवर्ड लिखा है, उसमें ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। उसके बाद इसमें एग्जेक्टिव समरी दिया गया है, मतलब पूरे रिपोर्ट का एक तरह से उसमें समरी दिया गया है। क्रक्स क्या है, इसेंस क्या है इस पूरे रिपोर्ट को, उसको उसमें समराइज किया गया है। उसके बाद इसके बाद इस एग्जीक्यूटिव समरी के बाद इस रिपोर्ट को 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। और 4 चैप्टर्स का अगर हम नाम आपको बताएं तो उस 4 चैप्टर्स का नाम है, पहला गिल्डेड एज ऑफ डिवीजन। समझिएगा इसको, गिल्डेड एज ऑफ डिवीजन। यहां गिल्ड का मतलब जो एंशिएंट इंडिया में गिल्ड हुआ करता था वो नहीं, जो व्यापारियों का ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था वो नहीं। यहां गिल्डेड एज का मतलब है कि एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था जिसमें कुछ लोग, गिने चुने लोगों का धन बहुत बढ़ता है, प्रॉफिट बहुत बढ़ता है, उनके हाथों में कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होता है। वो इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, कॉरपोरेशंस हो सकते हैं, कंट्रीज हो सकती हैं, और मेजॉरिटी ऑफ पीपल वेल्थ से, इनकम से, बेसिक नीड्स से डिप्राइव्ड होता है। और ये गिल्डेड एज ऑफ डिवीजन अमेरिका के सेंस में किया गया कि 1942-45 के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो अमेरिका का डोमिनेंस ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम पर बढ़ जाता है। वहाँ के जो वाइट पॉपुलेशन है उसका डोमिनेंस बढ़ जाता है, वहाँ के कॉरपोरेशंस का बढ़ जाता है, कंट्री लेवल पर, कॉरपोरेशंस लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर मतलब एक डिवाइड क्रिएट होता है। और उस डिवाइड में कुछ लोग सबसे ज़्यादा प्रॉफिट उठाते हैं, बेनिफिट उठाते हैं। इसीलिए इसका नाम दिया गया है गिल्डेड एज ऑफ डिवीजन। एक ऐसा एज, गिल्डेड, इनइक्वालिटी पर आधारित, डिस्पैरिटी पर आधारित, डिस्क्रिमिनेशन पर आधारित, जो कि समाज को विभक्त करता है, बांटता है। दूसरा इसका चैप्टर है जो हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आगे के वीडियोस में, अ न्यू एरा ऑफ मोनोपोली पावर। इस 21वीं सदी को यह रिपोर्ट कहता है कि यह एक न्यू एरा है जिसमें मोनोपोली पावर बढ़ रही है। मोनोपोली पावर का मतलब एकाधिकारवादी शक्ति, एकाधिकारवादी शक्ति, कुछ लोगों की शक्ति, कुछ कॉरपोरेशंस की शक्ति, कुछ व्यक्तियों की शक्ति, कुछ कंट्रीज की शक्ति वो बढ़ रही है। कंसंट्रेशन पावर का बढ़ रहा है कुछ लोगों के हाथों में, वही लोग पूरे ग्लोबल सिस्टम को चला रहे हैं, उन्हीं के हक में सारा फैसला लिया जा रहा है, चाहे वो सरकार ले रही हो, चाहे कॉरपोरेशन ले रहा हो। इससे सबका भला नहीं हो रहा है। फ्यू लोग, मतलब फ्यू पीपल, फ्यू कॉरपोरेशन, फ्यू कंट्रीज आर डोमिनेटिंग द होल वर्ल्ड, वेदर इट इज इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम, कल्चरल सिस्टम। नॉर्थ के पास ज़्यादा पावर है, नॉर्थ के पास ज़्यादा इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है, उनके पास ज़्यादा इनकम है, वेल्थ है। इस चैप्टर में आर्गुमेंट करता है रिपोर्ट कि अभी भी कॉलोनियलिज्म खत्म नहीं हुआ है और नए रूप में लागू किया जा रहा है, नए तरीके से लागू किया जा रहा है। तो इस रिपोर्ट में हम लोग डिस्कस डिटेल में करेंगे कि क्या है इसका मतलब, मोनोपोली पावर क्या है, इसको डिफाइन किया गया है इस रिपोर्ट में, क्या है मोनोपोली। इसी तरह तीसरा चैप्टर, हाउ कॉर्पोरेट पावर फ्यूल्स इनइक्वालिटी। समझिए इस बात को आपको समझना होगा। जो तीसरा चैप्टर वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉर्पोरेट पावर, अब यहां समझना है कि मोनोपोली पावर और कॉर्पोरेट पावर जुड़ा हुआ है। यानी कौन इस मोनोपोली पावर को बढ़ा रहा है? कॉर्पोरेशंस। इनका साथ कौन दे रहा है? सरकारें। ये सारी चीजें इसमें डिस्कस की गई हैं। तो इस चैप्टर में हाउ कॉर्पोरेट पावर फ्यूल्स
इनइक्वालिटी, बहुत सारा एविडेंस दिया गया है, बहुत सारे डेटास दिए गए हैं कि ये कॉरपोरेट पावर जो है, जो कंपनीज हैं, कॉरपोरेशंस हैं, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज, जैसे गूगल हुआ, अमेजोन हुआ, मेटा हुआ, अल्फाबेट हुआ, कैसे सारे सेक्टर में कुछ कंपनियां, कुछ कॉरपोरेशंस पूरे इकोनॉमी, पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल कर रही हैं, और इसमें सरकारें शामिल हैं। कैसे ये कॉरपोरेशंस पॉलिसी मेकिंग को अपने फेवर में लागू करवा रही हैं, पॉलिसी मेकिंग बनवा रही हैं, कैसे अपने फायदे के लिए ये सरकारों को मैनिपुलेट करती हैं, किस तरह से ये बड़े बड़े कॉरपोरेशंस, बहुत सारे जो राज्य हैं, सरकारें हैं, उनसे बड़ी हो चुकी हैं और अपने फेवर में काम करवाती हैं, पैसा के बदौलत, मैनिपुलेशन के बदौलत, लॉबिंग करके, पॉलिटिक्स में घुस के, सरकारी ऑफिस को के पद पर बैठ के। इन सारे चीज़ों को एविडेंस के आधार पर इसमें डिस्कस किया गया है, जो कि हम आगे आपसे जब डिस्कस करेंगे तो एकदम आपका दिमाग काफ़ी मतलब सरप्राइज करेगा, आप सरप्राइज करेंगे कि क्या सच में वैश्वीकरण ऐसे ही काम कर रहा है, पूरा ग्लोबल इकोनॉमी क्या इस तरह से काम कर रहा है, और अगर कर रहा है तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है, चिंता की बात है। फिर इन 3 चैप्टर्स के बाद आपको समझना होगा, इस 3 चैप्टर के बाद जो चौथा चैप्टर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वह कहता है कि आपको निराश नहीं होना है। इतिहास में भी इस तरह की टेंडेंसी रही है, एकाधिकार बढ़ा है, प्रॉफिट बढ़ा है, एक्सप्लॉयटेशन बढ़ा है, लेकिन उसका निदान भी निकला है। इसलिए आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। इसके तरीके हैं, इसके तरीके हैं, और तरीकों को अगर जो राज्य है, स्टेट है, सरकारें हैं, अगर उनको लागू करें तो जो इतना बड़ा ये डिवाइड है, इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी की वजह से जो सोसाइटी में लोगों के बीच, कंट्रीज के बीच, एक रीजन से दूसरे रीजन के बीच में जो डिवाइड है, जो जेंडर डिवाइड है, इसको पाटा जा सकता है, कम किया जा सकता है। और इसीलिए इस चैप्टर का नाम दिया गया है टुवर्ड्स एन इकोनॉमी फॉर ऑल। जो चौथा चैप्टर है इसका नाम है, इस चैप्टर का हेडिंग है टुवर्ड्स एन इकोनॉमी फॉर ऑल, मतलब एक ऐसी इकोनॉमी, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो सबके लिए हो, जिसमें सभी को इनकम हो, जिसमें सभी को प्रोस्पेरिटी हो, संपन्नता हो, जिसमें सभी को एडुकेशन मिले, जिसमें सभी को हेल्थ की सुविधा मिले, सभी को ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मिले, सभी को डॉक्टर्स मिले, सभी को क्वालिटी एडुकेशन मिले, सबके पास इनकम हो। एक वैसे इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ सकते हैं। और इसमें, इसी चैप्टर में ये उपाय बताया गया है कि किस तरह का बिजनेस मॉडल अगर हम अपनाएंगे तो ये संभव है। तो ये 4 चैप्टर्स हैं, एग्जेक्टिव समरी को अगर आप छोड़ दें तो 4 चैप्टर्स हैं इस रिपोर्ट में, जो कि काफ़ी अहम हैं ये समझने के लिए कि अभी पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। कोई अगर अमीर है तो अमीर क्यों होता जा रहा है, जो गरीब है उसका कंपैरेटिवली, रिलेटिवली इनकम कम कैसे हो रहा है, कैसे लोग कोविड-19 में या क्राइसिस के समय बहुत ज़्यादा धनी होते चले गए और बाकी लोग कम कैसे होते चले गए। इन सारे चीज़ों को समझने के लिए इन चारों चैप्टर्स या पूरे रिपोर्ट की चर्चा करना बहुत अहम है। ये नहीं है कि ये केवल स्पेकुलेशन है, केवल दिमाग की उपज है। इसके लिए इसमें साक्ष्य दिए गए हैं। आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ, जो डिटेल में मैं इसको जब डिस्कस करूँगा तो आपको बताऊँगा। एक बॉक्स है, उस बॉक्स में ये एविडेंस दिया गया है, और इस एविडेंस में बताया गया है एक रिचेस्ट मैन के बारे में। आप भी जानते होंगे जेफ बेजोस के बारे में।
बताया गया कि हिज फॉर्चून ऑफ US $167.4 billion हैज इंक्रीज्ड बाय 32 US डॉलर सिंस 2020। अब जानते हैं कोविड आया था 20 में, और उस दौरान इनका इनकम में इजाफा जो हुआ है 32.7 बिलियन US डॉलर हुआ है। ठीक है, और इस पैसे से क्या करते हैं जेफ बेजोस? फ्लू टू स्पेस एंड थैंक अमेजॉन वर्कर फॉर मेकिंग दिस पॉसिबल। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि ये किसके बदौलत संभव हुआ। मजदूर जो लोकल लेवल पर अमेजॉन के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं, उनका शोषण करके, उसका शोषण करके जेफ बेजोस इतने बड़े बिलियनियर बन गए, स्पेस मिशन पर जाने लगे। ये किसके कीमत पर हो रहा है? किसका शोषण करके उनको इतना पैसा मिल रहा है? इस बात का इसमें एविडेंस दिया गया। फिर द वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड 5 richest billionaires have more than doubled since start of the decade। अब समझिए, 2000 के बाद जो डिकेड शुरू हुआ 2024 तक, मात्र 5 ऐसे बिलियनियर्स हैं जिनका इनकम डबल हो गया है। समझिए कितना बड़ा प्रॉफिट उनको जनरेट हुआ, इनकम जनरेट हुआ। वाइल 60% ऑफ ह्यूमैनिटी हैज ग्रोन पुअरर, जबकि 60% जो लोगों की संख्या है पूरे ह्यूमैनिटी का, पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन का, वो और गरीब हुआ है। फिर ये रिपोर्ट कहता है कि कॉर्पोरेट एंड मोनोपोली पावर एज दिस रिपोर्ट शोज इज एन अनरिलेंटिंग इनइक्वालिटी जनरेटिंग मशीन। तो जो कॉर्पोरेट पावर है, जो मोनोपोली पावर है, वह अनरिलेंटिंग, बिना रुके जो है इनइक्वालिटी को जनरेट करने वाला मशीन है। रुक नहीं रहा है, वो इनइक्वालिटी क्रिएट ही करते जा रहा है, उसमें कोई रोक टोक नहीं आ रहा है। और इसीलिए ये रिपोर्ट कहता है कि ये जो डिकेड रहा है, ये डिकेड रहा है क्या, किस चीज का? डिकेड ऑफ डिवीजन, बांटने वाला डिकेड। समझ रहे हैं कितना बड़ा ये कमेंट है। फिर कहता है कि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा का पूरा सिस्टम, आपको सेंटेंस पढ़ के बताता हूं। इच क्राइसिस हैज वाइडन द गल्फ, नॉट सो मच between the rich and people living in poverty, but between an oligarchic few and vast majority। तो पीछे से भी डिवीजन क्रिएट होते रहा है, और ये डिवीजन क्या रहा है? कुछ लोग जो है पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, जबकि मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो होता है वो वंचित हो जाता है बेसिक चीजों से, बेसिक इनकम से, बेसिक जरूरत से। फिर ये रिपोर्ट हाईलाइट करता है कि ये वर्ल्ड जो है, ये ब्रूटल वर्ल्ड ऑफ मेनी है, मतलब कुछ लोगों का एक ब्रूटल वर्ल्ड है, और जिसमें फॉर मोस्ट पीपल अराउंड द वर्ल्ड द स्टार्ट ऑफ दिस डिकेड हैज बीन इनक्रेडिबली हार्ड। यानी 2000 के बाद का जो डिकेड शुरू हुआ वो बहुत हार्ड था एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ दिस रिपोर्ट। समझिएगा कि जब ये रिपोर्ट लिखा जा रहा था, ये कहता है कि एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ द रिपोर्ट 4.8 बिलियन people are poorer than they were in 2019। अब सोचिए कि 2019 में जितने वो लोग पुअर थे, उससे भी ज़्यादा वो पुअर बन गए, गरीब बन गए जब ये रिपोर्ट लिखा जा रहा था। मतलब 23-24 होगा। तो 4.8 बिलियन पॉपुलेशन 2019 के तुलना में और गरीब हुआ है। यही नहीं, फिर ये कहता है ये रिपोर्ट, फॉर द पुअरेस्ट पीपल हु आर more likely to be women, racialized people and marginalized group in every society, daily life has become brutal। Global inequality, the gap between global north and south has grown for the first time in 25 years। मतलब ये पिछले साल में जो नॉर्थ और साउथ के बीच का जो गैप है वो बढ़ा है। समझ रहे हैं? तो जो भी चीजें, फिर उसके बाद एक आई ओपनिंग डेटा ये बताता है कि दिस वेल्थ इज कंसंट्रेटेड इन नॉर्थ। जो इतना वेल्थ जो जनरेट हो रहा है, उसका सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कहाँ है, केंद्रीकरण कहाँ है? वो है ग्लोबल नॉर्थ में। नॉर्थ मतलब
अब विषुवत रेखा से ऊपर का पूरा एरिया मान सकते हैं। जनरली इस सेंस में हम लोग यूरोप को मानते हैं, रशिया को मानते हैं जो डेवलप्ड नेशंस हैं, अमेरिका को मानते हैं, कनाडा को मानते हैं, यूनाइटेड किंगडम को मानते हैं। मतलब ये जो वेल्थ जनरेट हो रहा है उसका सबसे ज़्यादा संकेंद्रण कहाँ है, केंद्रीकरण कहाँ है, ग्लोबल नॉर्थ में है। तो ये रिपोर्ट कहता है कि ओनली 21% ऑफ ह्यूमैनिटी लिव्स इन कंट्रीज ऑफ ग्लोबल नॉर्थ। टोटल पॉपुलेशन का केवल 21% जनसंख्या इन विकसित देशों में रहती है, ग्लोबल नॉर्थ में रहती है, जबकि पूरे वेल्थ का, ग्लोबल वेल्थ का, वैश्विक धन का 74% इनके हाथों में है। समझ रहे हैं? 21% जनसंख्या उनके यहाँ रहती है और 75% के आसपास धन उनके हाथ में है, जबकि आपके ग्लोबल साउथ में 70% पॉपुलेशन आपके यहाँ रहती है और महज 25% धन आपके यहाँ है। अब समझ रहे हैं कितना बड़ा खाई है विकसित और विकासशील देशों के बीच, या ग्लोबल नॉर्थ या ग्लोबल साउथ के बीच, ये रिपोर्ट बताता है। फिर ये रिपोर्ट कहता है कि द लिंक बिटवीन एक्सट्रीम वेल्थ एंड कॉर्पोरेट पावर शार्पली इंक्रीजिंग बिलियनियर्स वेल्थ एंड राइजिंग कॉर्पोरेट एंड मोनोपोली पावर आर डीपली कनेक्टेड। मतलब कि जो एक्सट्रीम वेल्थ बढ़ रहा है, कॉर्पोरेट पावर बढ़ रहा है, उसके बीच और मोनोपोली पावर के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है। किसका मोनोपोली बढ़ रहा है, किसका पावर बढ़ रहा है, किसका वेल्थ बढ़ रहा है? कॉर्पोरेट सेक्टर का। वो कॉर्पोरेट सेक्टर कहाँ का है? ग्लोबल नॉर्थ का है। तो जो जितना ज़्यादा पावरफुल है, जो जितना ज़्यादा उस जगह से आता है जो ऑलरेडी डेवलप्ड रहा है, उसी के हाथ में ये पूरा का पूरा कंसंट्रेशन हो रहा है। और ये कंसंट्रेशन, इस कंसंट्रेशन की वजह से असमानता बढ़ रही है, चाहे वो आर्थिक असमानता हो, राजनीतिक असमानता हो, सांस्कृतिक असमानता हो, सामाजिक असमानता हो, ये समानता बढ़ रही है। इसलिए कॉर्पोरेट पावर और मोनोपोली पावर में सीधा सीधा प्रत्यक्ष संबंध है, ये रिपोर्ट आर्ग्यू करता है, तर्क देता है। ठीक है। इसी तरह से फिर एक नया ये फैक्ट आपके सामने लाता है, और वो फैक्ट क्या है वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू रिसर्च बाय ऑक्सफैम illuminates just how much of the world financial assets are owned by top 1%। टॉप 1% का पॉपुलेशन जो है वो कितना फिनेंशियल एसेट, जो वित्तीय धन होता है, या एसेट आप कहें उसको, फिनेंशियल एसेट्स, उसको 1% जो है पूरे ग्लोबल पॉपुलेशन का कितना ऑन करता है, बताता है ये यूजिंग डेटा फ्रॉम वेल्थ एक्स एक संस्थान है जो डेटा जारी करती है। वी हैव फाउंड दैट रिचेस्ट 1% ओन 43% ऑफ ऑल ग्लोबल फिनेंशियल एसेट। जो भी वित्तीय धन है या वित्तीय पूंजी है, उसका टोटल का 43% धन वैश्विक स्तर पर जो रिचेस्ट 1% हैं उनके पास है, उनके हाथ में है। समझिए ये कितना बड़ा खुलासा है। जो 1% पूरे ग्लोबल स्तर पर जो रिच हैं, जो अमीर हैं, वो 43% फिनेंशियल एसेट अपने हाथ में रखे हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए। इन मिडिल ईस्ट द रिचेस्ट 1% होल्ड 48% ऑफ फिनेंशियल वेल्थ। मिडिल ईस्ट की अगर बात करें तो जो टॉप ऊपर के 1% रिच हैं वो 48% फिनेंशियल एसेट्स अपने हाथ में रखे हुए हैं। देखिए पूंजी का कितना बड़ा संकेंद्रण है। एशिया की बात करें, रिचेस्ट 1% के पास पूरा फिनेंशियल एसेट का 50% है। एंड इन यूरोप की अगर बात करें तो रिचेस्ट 1% के पास 47% वेल्थ उनके हाथ में है। बाकी पॉपुलेशन के पास कितना?
1% लगभग एवरेज अगर हम मान के चले तो 50%, 1% पॉपुलेशन जो रिच का है वो लगभग 50% फिनेंशियल एसेट का अपने हाथ में रखता है, उसके पास है, और रेस्ट 99.9% पॉपुलेशन के पास मात्र 50%। समझिए ये कितना बड़ा खुलासा है, यही नहीं। उसके बाद ये कहता है रिपोर्ट, डेटा जो कहता है, बिलियनियर्स आर बूमिंग, द कंबाइंड वेल्थ ऑफ वर्ल्ड्स 5 रिचेस्ट मेन हैज मोर देन डबल्ड सिंस 2020। 2020 से लेकर के अभी तक अगर 5 रिचेस्ट पर्सन की बात करें तो उनका पूरा का पूरा वेल्थ डबल होकर कितना पहुंच गया है, 869 बिलियन यूएस डॉलर। आप इमेजिन करिए, मात्र 4 साल में उनका इनकम डबल हो गया है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी आर फेसिंग कोविड-19 ड्यूरिंग 20 एंड 22। इसके बावजूद, मतलब क्राइसिस के दौरान उन्होंने इस बेनिफिट को गेन किया है। सो ये रिपोर्ट ये चीज़ बताता है। तो कहने का मतलब ये देखिए, ये ओवरऑल हमारा जो ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, डिस्कशन है, ये ओवरऑल इंट्रोडक्शन एक आपके सामने रखता है कि हम आने वाले चैप्टर्स में क्या डिस्कस करने वाले हैं, और उस डिस्कशन के बाद ये रिपोर्ट क्या सजेशन देता है उपाय के बारे में, जो कि जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। केवल हम प्रॉब्लम का डिस्कशन इस पे नहीं कर रहे या रिपोर्ट भी नहीं कर रहा, सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज सॉल्यूशन, व्हाट कैन बी द फ्यूचर एक्शन, हाउ वी आर गोइंग टू एड्रेस दिस सिचुएशन वेयर एक्सट्रीम wealth creation is there, at the same time on the other hand majority of people are facing life issues. So in the 4th chapter this report is suggesting the measures, alternative model, that how an alternative model, economic model, social model, political model can be developed so that the inequality could be reduced and more equal society could be conceptualized or implemented. तो दोस्तों, आप इस पूरे सीरीज में बने रहिएगा। ये पहला इंट्रोडक्शन है, तब पहला चैप्टर करेंगे, दूसरा चैप्टर करेंगे, तीसरा चैप्टर करेंगे और चौथा चैप्टर करके इसको एंड करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए, सजेशन दीजिए, कमेंट कीजिए, खुलकर लिखिए, शेयर करिए अपने ग्रुप्स में, क्योंकि ये सबके लिए ज़रूरी है। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस इंट्रोडक्टरी वीडियो, एंड आई विल रिकॉर्ड ऑल वीडियोज़ इन सीक्वेंस, और कोशिश करूंगा कि एक एक दिन के गैप पर ये वीडियो आपके सामने डालूं। अब देखें, शेयर करें, लाइक करें और सुझाव भी दें। सो इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं कंक्लूड करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।